हेलो बच्चों, કેમ છો? મજામાં? જય શ્રી કૃષ્ણ. સો ટુડે આઈ એમ હિયર વિથ ધ ન્યૂ લેક્ચર ऑफ द चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड. सो बच्चों, अभी तक जो हमने पढ़ा उसका हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा है द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड इंडक्शन ऑफ चार्ज and the basic information about the charge. The charge is the scalar quantity, its unit is coulomb, it's denoted by capital Q or small q, and its dimension is A1 T1. Its equation Q is equal to IT. Now the quantization of charge. The magnitude of the charge is integral multiple of the fundamental charges, that Q is equal to any. Then after conservation of charge, उसकी definition हमने पढ़ी थी, that the total algebraic sum of the charges in an isolated system always remain constant, that is the conservation of charge. Then after induction of charge, हम किसी भी चीज को या किसी भी मटेरियल को चार्ज कैसे दे सकते हैं, मीन्स चार्ज का ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं. उसमें हम 3 मेथड देखी थी. पहली मेथड थी डायरेक्ट मेथड, उसमें दो बॉडी एक दूसरे के साथ टच में आती है. दैट इनडायरेक्ट मेथड, जैसे उसमें दो बॉडी एक दूसरे के साथ टच में नहीं आती. और तीसरी मेथड थी रब मेथड. अगर कोई भी बॉडी पे चार्ज है तो वो किस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रोस्कोप. उसके बाद बच्चों हमने देखा कूलम्ब्स लॉ, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. कूलम्ब्स लॉ, व्हाट इज द कूलम्ब्स लॉ? द इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्ट बिटवीन द स्टेशनरी 2 point चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. कंप्लीट. और उसका जो इक्वेशन था वो था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर, वेयर K इज द कॉन्स्टेंट. उसके बाद बच्चों हमने जो पढ़ा उसमें हमने पढ़ा वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्ब्स लॉ. उसमें हमने देखा कि व्हेन वन पार्टिकल और मीन्स वन चार्ज exert the force on charge 2, it's written as F21, that force exerted on a charge 2 due to 1. अगर हमें ऐसा लिखना है that force exerted on charge 1 due to 2, that it written as F12. और इसका जो फॉर्मूला था वो हमने पढ़ा था लाइक वेक्टर फॉर्म में F12 के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 मॉड्यूलस क्यूब इंटू R1 माइनस R2. वैसे ही F21 भी हम लिख सकते हैं के Q1 Q2 F R2 माइनस R1 क्यूब R2 माइनस R1. कंप्लीट. इसमें अगर हम R1 माइनस R2 कर दे, F21 माइनस के Q1 Q2, यहाँ पर तो मॉड्यूलस है, कोई भी चेंज नहीं होगा. R1 माइनस R2 क्यूब R1 माइनस R2. अगर ये दोनों इक्वेशन हम कंपेयर करें, सो वी कैन राइट F12 इज इक्वल टू माइनस F21. It means Newton's third law, equal when two forces act between the two particles, two charges are equal in opposite direction. आज बच्चों हमें पढ़ना है कि मैंने कल वीडियो में बोला था कि अगर हमें K नहीं लिखना है तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. जैसे कि मैं लिखूं F कूलम फोर्स K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर. यहाँ से हमने K का यूनिट भी पढ़ा था. तो यूनिट ऑफ K, फर्स्ट उसकी वैल्यू 9 × 10⁹
ये बच्चों आपको याद रखनी है। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ उसका यूनिट अगर के को सब्जेक्ट बनाए तो न्यूटन मीटर स्क्वेयर अपॉन कूलम स्क्वेयर। अगर कई बार एक्सपेरिमेंट में के नहीं लिखना हो तो हम के की जगह पे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इट मीन्स इट रिटन एज epsilon complete, and it here it is known as vacuum permittivity complete। अभी इसका रोल क्या है वो हम देखते हैं। अगर हम के की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दे that f is equal to 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 अपॉन r स्क्वेयर। अब यहां से तो पहले ये रिलेशन देखने से पहले हम स्पेलिंग में देखते हैं। इट मीन्स परमिटिविटी। सो बच्चों आपको लगेगा वो परमिट करेगा, वो अलाउड करेगा। वो किसे अलाउड करेगा? अगर दो चार्ज हमने रखे हैं q1 और q2 और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, तो पहले हमें लगेगा कि अगर ये दोनों चार्ज है तो उनके बीच इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा। तो वो इलेक्ट्रिकल फोर्स को अलाउड करेगा कि ठीक है आप जितना फोर्स लगाना हो लगाइए, आपको कम लगाना है लगाइए, आपको ज्यादा लगाना है लगाइए। लेकिन ऐसा नहीं है। वो परमिट फोर्स को नहीं कर रहा, वो परमिट अपने मीडियम को कर रहा है। जैसे कि मैंने बोला था कि के वो मीडियम पे डिपेंड करता है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स में जो कांस्टेंट था g, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, लेकिन यहां पे k मीडियम पे डिपेंड करता है। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो, जैसे कि एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हम बढ़ाएंगे, f की वैल्यू कम हो जाएगी। बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे कि हम एप्सिलॉन 0 की वैल्यू बढ़ाएंगे, f की वैल्यू कम हो जाएगी, और एप्सिलॉन की वैल्यू घटाएंगे देन f की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इससे तो पता चलता है कि वो जो फोर्स लगा है उसको परमिट नहीं कर रहा है। तो फिर वो क्या परमिट कर रहा है? आपको याद रखना है परमिटिविटी। it is a field to, or it's permit a field to decrease the interact field between two charges। जो दो चार्जेस के बीच में जो फील्ड है उसे वो डिक्रीज, वो परमिट करेगा कि आप जाके जो फोर्स लग रही है उसे डिक्रीज कर दीजिए। सो इस हिसाब से जैसे ही एप्सिलॉन की वैल्यू इंक्रीज होगी, फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। एप्सिलॉन की वैल्यू डिक्रीज होगी, फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। इट परमिट ए फील्ड, वो अपनी भी एक परमिट करेगा। जैसे कि मैंने बोला था कि मीडियम पे डिपेंड करता है। वैक्यूम का मीडियम हो, एयर का मीडियम हो, फ्री स्पेस का मीडियम हो, वाटर का मीडियम हो, ग्लास का मीडियम हो, उस हिसाब से वो परमिट करेगा। ठीक है, दैट इज परमिटिविटी। अगर थोड़ा और डीप में जाके पढ़े हम, जैसे कि फोर्स का जो इक्वेशन अगेन मैं वापस लिख देता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर 1। अगर परमिटिविटी फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम की सबसे ज्यादा हम
कम लेंगे, द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी वी टेक एज मिनिमम, देन द वैल्यू ऑफ फोर्स F0 उसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम। जैसे कि इक्वेशन में देखिए, अगर फ्री स्पेस, अगर कोई भी दो चार्ज स्पेस में रखे हो, वैक्यूम में रखे गए हो या एयर में रखे गए हो, तो उसकी परमिटिविटी की वैल्यू कैसी हो जाएगी, मिनिमम। और इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक फोर्स की वैल्यू, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फोर्स की वैल्यू कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम। कंप्लीट। बट इफ यू टॉक अबाउट मीडियम परमिटिविटी, मीडियम की परमिटिविटी तो कैसी हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे ही ये बढ़ती जाएगी, द फोर्स, वैल्यू ऑफ फोर्स इन अ मीडियम, वो कैसे होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। कंप्लीट। जैसे कि मैं लिख सकता हूं ये दोनों लाइन से, permittivity of medium is always greater than the permittivity of vacuum. From this equation we can say that force in a vacuum is always greater than the force in a medium. ये बच्चों आपको याद रखना है। When medium's permittivity is always greater than the vacuum's permittivity, क्योंकि वैक्यूम की परमिटिविटी कैसी होगी, सबसे ज्यादा मिनिमम, और ये मिनिमम होगी तो उसका वैक्यूम का फोर्स कैसा होगा, मैक्सिमम। लेकिन मीडियम में परमिटिविटी की वैल्यू कैसी हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। जैसे कि ये वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि मीडियम्स परमिटिविटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वैक्यूम्स परमिटिविटी एंड वैक्यूम्स फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मीडियम फोर्स। फोर्स एक्ट एट ए मीडियम, मीडियम में लगने वाला फोर्स ऑलवेज वैक्यूम में लगने वाला फोर्स से कम होगा। ठीक है। अभी इसकी वैल्यू क्या है वो हमें याद रखनी है। ठीक है। आप एप्सिलॉन की वैल्यू ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन आया k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को सब्जेक्ट बोलाएंगे तो 1/4 पाई k, हमारे पास सब की वैल्यू है 1/4 3.14 और k की वैल्यू 9 × 10⁹। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो वैक्यूम की जो परमिटिविटी की वैल्यू है वो आ जाएगी 8.85 10⁻12 और ये रेसिप्रोकल है k का। सो k का यूनिट क्या था, k का यूनिट अगर निकालना है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो एप्सिलॉन की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू भी बच्चों आपको याद रखनी है। जैसे कि k की वैल्यू हमने याद रखी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, वैसा ही एप्सिलॉन की वैल्यू याद रखनी है 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अभी आपको कोई भी एग्जाम है, जैसे कि स्टेट बोर्ड की एग्जाम है या गुजकेट की, आपका गुजरात में हो तो गुजकेट की एग्जाम है, तो उसमें पूछा जा सकता है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन विथ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी। सो अगर आपने 11 साइंस अच्छे से पढ़ा है तो हम निकाल सकते हैं डायमेंशन कूलम स्क्वायर। तो आप, मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बोला A1 T1, तो हम लिख सकते हैं A1 T1 उसका स्क्वायर। फोर्स न्यूटन, न्यूटन का डायमेंशन था M1 L1 T-2, यहां पे कुछ नहीं इसलिए 1। ये था मीटर L2 कंप्लीट। अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर दे तो M1 इट मीन्स ऊपर जाएगा M-1, यहां से L1 और 2 L3 ऊपर जाएंगे तो -3, यहां पे -2 अब जाएंगे तो +2,
यहां पे a स्क्वेयर t स्क्वेयर, so the equation becomes -1 L minus 3 A2 सॉरी T4 A2। अगर कई बार आपको पूछा जाए कि इस डायमेंशन में आपको AT नहीं लिखना है, Q लिखना है, तो आपको पता है Q इज इक्वल टू A1 T1, तो यहां पर भी स्क्वायर है, यहां पर भी हम स्क्वायर देख सकते हैं, तो इक्वेशन बन जाएगा m-1 L minus 3 T2 और यहां पे T2 A2 और T2 A2 की जगह पे लिख सकते हैं हम Q स्क्वेयर। सो फाइनल इक्वेशन बिकम्स डायमेंशन m-1 L minus 3 T2 और Q2। इस तरह से डायमेंशन भी आपको याद रखना है, ठीक है। अभी कौन कौन से मीडियम हो सकते हैं और कैसी उसकी परमिटिविटी भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि अगर एयर हो तो परमिटिविटी की वैल्यू हम मिनिमम लिखेंगे 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वेयर न्यूटन मीटर स्क्वेयर, ये सबसे कम है। तो फोर्स इसकी कैसी होगी? मैक्सिमम। अगर हम बात करें वाटर की तो उसकी हो जाएगी एप्सिलॉन वाटर 7.12 10⁻10 कूलम स्क्वेयर न्यूटन मीटर स्क्वेयर। अगर हम बात करें ग्लास की तो वो हो जाएगा 3.01 10⁻11 कूलम स्क्वेयर न्यूटन मीटर स्क्वेयर। पर बच्चों आप बोलेंगे सर ये इतना सब कैसे याद रखें, क्योंकि ग्लास के भी टाइप से माइका है, पिक्सेल है, तो कैसे याद रखें? तो उसके लिए एक इजी टर्म है रिलेटिव परमिटिविटी। उसका फॉर्मूला है एप्सिलॉन r इज इक्वल टू एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन इन वैक्यूम। अगर बच्चों आप 11 साइंस में पढ़े होंगे रिलेटिव डेंसिटी, तो उसमें आया था डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर की डेंसिटी हम क्या लेते थे? एक आइडल के फॉर्म में, ठीक है। तो यहां पर भी हम रिलेटिव परमिटिविटी, और इसका कोई यूनिट नहीं है, रिलेटिव परमिटिविटी का इक्वेशन है द परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन वैक्यूम। इसमें से आप मीडियम को सब्जेक्ट बनाएंगे देन एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन 0। अगर आप किसी भी मटेरियल की, किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी आपको दी जाए तो आप आसानी से उस मीडियम की परमिटिविटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी हो सकता है। एक बच्चों रिलेटिव परमिटिविटी को हम K से भी डिनोटेट कर सकते हैं, K एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन 0। यहां पे K को हम बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये पूरा टर्म हम सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में लर्न करेंगे, और उसमें कैपेसिटेंस में हम लर्न करेंगे व्हेन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल added in the capacitor, the capacitance of this capacitor will be increased. Again I repeat, when the dielectric substance kept or put in the capacitance between the two plate, then capacitance of this capacitor will be increased. ये पूरा टर्म हम उसमें पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं अभी पढ़ने के लिए, लेकिन डाइलेक्ट्रिक आपको याद रखना है। और अगर आपको 1 मार्क में पूछा जाए व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक वैल्यू फॉर मेटल, मेटल के लिए आपको याद रखनी है, मेटल के लिए K की वैल्यू है इनफाइनाइट, और बाकी सब मटेरियल के लिए अलग अलग है, वो आपको एग्जाम में स्पेसिफाई कर दी जाती है, ठीक है। अभी
इस हिसाब से हम फोर्स का भी एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, वो हम करते हैं, नोट कर लिया, ठीक है। ढक्कन। When force, electrical force exerted in a vacuum, so we can write FO 1 upon 4 pi epsilon 0 Q square upon R square if both charges are same। अगर वही दोनों चार्ज हम मीडियम में रख दे तो कैसा फोर्स लगेगा? F मीडियम 1 upon 4 pi epsilon m Q square upon R square। कंप्लीट। अभी हम इक्वेशन 1 और 2 का रेशियो ले लेते हैं, या 2 और 1 का 1 डिवाइडेड बाय 2 F0 अपॉन Fm। आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं पूरा टर्म लिखूंगा। F0 की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वेयर अपॉन R स्क्वेयर अपॉन जो वैल्यू है वो लिखूंगा, यहां पे लिख देता हूं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन m Q स्क्वेयर अपॉन R स्क्वेयर। यहां से ये टर्म और ये टर्म कट हो गई, यहां से ये टर्म और ये टर्म कट हो गई। So we can write F0 upon Fm is equal to denominator nominator, so epsilon m upon epsilon 0। ये तो उल्टा हो गया, हम उल्टा कर देते हैं इक्वेशन को। Fm अपॉन F0 इज इक्वल टू ना, बरोबर यहाँ ठीक है। अभी हमने पढ़ा एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन 0, सो वी कैन राइट एप्सिलॉन रिलेटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो मेक द सब्जेक्ट Fm, so we can write F0 by K। सो यहां से पता चलता है आपको कि अगर मीडियम में फोर्स जो एग्जर्ट कर रहा है वो ऑलवेज kth पार्ट ऑफ द फोर्स विच एग्जर्टेड इन अ वैक्यूम। कंप्लीट। क्योंकि मीडियम में परमिटिविटी इंक्रीज हो जाती है तो फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह से ये रिलेशन भी सम में काम आ सकता है, ठीक है। ये हो गया पूरा रिलेशन। एक जो थियरी, वैसे तो आपको पता ही है कि अगर 2 से ज्यादा चार्ज हो तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, उसमें क्या करेंगे, एज ए शोन इन फिगर, कंसीडर द चार्जेस Q1, Q2, Q3 dot 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 Qn, and their vector position from the origin is R1, R2, R3, Rn। अगर हमें फाइंड करना है दैट टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज 2, दैट F2, तो F2 पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, तो कि F2 पे फोर्स लगाएगा 1 और 2। कोई भी अपने आप पे फोर्स नहीं लगाता, क्योंकि आप कभी सुबह उठ के आपको खुद को ऐसा नहीं बोलेंगे यार पढ़ना चाहिए, ऐसा विचार आपको मन में आएगा ही नहीं कि आज कुछ अच्छा काम करते हैं। कोई और ही आप पे फोर्स लगा सकता है कि बच्चों अभी वेकेशन है तो इसका सदुपयोग करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अगर नहीं लिखोगे तो ये मगज पूरा काट खा जाएगा। फिर 2 पे कौन फोर्स लगाएगा, 2 तो नहीं लगा सकता, 3, 4 कौन लगाएगा, 4 अप टू F2n। अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखे K
Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वेयर R21 कैरेट। यहाँ पे लिखना हो तो K Q2 Q3 R23 स्क्वेयर R23 कैरेट अप टू n तक मुझे लिखना हो तो K Q2 QN R2N स्क्वेयर इंटू R2N कैरेट कंप्लीट। अगर शॉर्ट में लिखना हो देन F2 K Q2 सब में कॉमन है, सिग्मा K Q2 कॉमन मीन्स Q1 अपॉन R21 स्क्वेयर R21 कैरेट Q3 R23 स्क्वेयर R23 कैरेट अप टू K QN के तो कॉमन हो गया R2N स्क्वेयर इंटू R2N कैरेट। और भी I और J में लिखना हो देन Fi K QI I is equal to one and J not equal to I up to N QJ Rij स्क्वेयर इंटू Rij क्यूबेरेट। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अगर आपको ट्राई करना है कि मुझे सर ये लिख के दिखाइए, I की वैल्यू क्या लेंगे 1 और J की वैल्यू 1 नहीं आ सकती, उससे बढ़ के ही आ सकती है। जैसे कि मैं लिख दूं I, तो अगर मैं लिखूं K Q1 1 से ज्यादा 2 K Q1 Q2 R12 R12, फिर क्या लिख सकता हूं 2 तो आ गए, अभी 3 K Q1 Q3 R13 स्क्वेयर R13 कैरेट। ठीक है बच्चों, ये था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर आपने 11th में भी पढ़ा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दैट व्हेन 2 and more than 2 charges are available then net force acting or the resultant force acting on the charges is the vector sum of the individual charges applied act by the charges, that is the superposition principle। ठीक है, अभी हम एक सम की प्रैक्टिस करेंगे, देन लेक्चर के अंत तक जाएंगे। द इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्ट बिटवीन 2 point stationary charges kept at a certain distance is alpha. Now these two charges kept in a medium of dielectric constant K, then the electrical force is, आपके ऑप्शन है अल्फा के अपॉन अल्फा, के स्क्वेयर अल्फा एंड अल्फा अपॉन के। ठीक है, तो बच्चों आपको याद है जब वैक्यूम में रखा गया था देन फोर्स F इज इक्वल टू क्या किया है अल्फा 1/4πε0 क्यू स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, और
इलेक्ट्रिकल फोर्स जो दिया गया है बीटा, वो हमें फाइंड करना है। सो बीटा की वैल्यू मीडियम में, यहाँ वैक्यूम 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q²/r²। जो बच्चों अभी हमने किया था वही F0/Fm इज इक्वल टू α/बीटा इज इक्वल टू एप्सिलॉन m/ε0। यहाँ से एप्सिलॉन m/ε0 की वैल्यू हो जाएगी K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हमें पूछा गया है बीटा, देन α/K। कंप्लीट, आवर ऑप्शन इज डी। इस तरह भी हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको पूछा जा सकता है that two identical charge sphere are suspended by string of equal length when they are immersed in a kerosene। अब केरोसिन में इम्ब्रेस्ड किया, उससे पहले किस में होंगे? एयर में। तो हम उसके पहले कुछ रिलेशन डिराइव कर दे। फर्स्ट इन एयर, दैट इज सॉल्यूशन। दो स्फीयर है, सेम चार्ज है, इट मीन्स क्या होगा? रिपल करेंगे एक दूसरे से। हियर एंगल थीटा, अगर आपको 11 साइंस अच्छे से याद हो, यहाँ पे वेट mg, यहाँ पे टेंशन, टेंशन के दो कंपोनेंट, यहाँ पे लिखेंगे थीटा, सो ये t कोस थीटा, यहाँ पे आएगा t साइन थीटा, और इस तरफ क्या लगेगा? फोर्स, रिपल्सिव इलेक्ट्रिकल फोर्स। अगर यहां से हम इक्वेशन लिखे, F को कौन इक्विलिब्रियम करेगा? T साइन थीटा। mg को कौन इक्विलिब्रियम करेगा? T कोस थीटा। अगर इन दोनों का रेशियो ले ले हम, तो आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू F/mg, हाफ F/W भी लिख सकते हैं। कंप्लीट, ये एक रिलेशन हो गया जब एयर में था। नाउ दे व्हेन दे आर इम्ब्रेस्ड इन अ केरोसिन द एंगल बिटवीन देयर स्ट्रिंग रिमेन द सेम, एंगल वैसे ही रहेगा। फाइंड द डेंसिटी ऑफ द स्फीयर, हमें इस स्फीयर की डेंसिटी फाइंड करनी है। और वैल्यू क्या दी गई है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द केरोसिन इज 2 एंड डेंसिटी ऑफ द केरोसिन इज 800। अभी हम बच्चों यही सेम फिगर ड्रॉ करेंगे फॉर केरोसिन। केरोसिन के लिए क्या है? सेम एंगल थीटा, यहां पे वेट आ जाएगा, टेंशन, टेंशन के दो कंपोनेंट T कोस थीटा, T साइन थीटा। अभी जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा वो मीडियम में लगेगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं F मीडियम इज इक्वल टू F/K। जो वैक्यूम में लग रहा था उसे kth पार्ट, अभी हमने थियरी लर्न की। यहाँ पे mg नहीं आएगा। अगर आपको 11 साइंस की फ्लूइड मैकेनिक्स की थियरी पता हो, तो आपको पता है किसी भी लिक्विड में अगर स्फीयर को रखा जाए तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg और अप डायरेक्शन में एक बोयांट फोर्स लगेगा। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं m-m' इंटू जी। तो वो बच्चों आपको याद रखना है, यहाँ पे केरोसिन एक लिक्विड हो गया, तो यहाँ पे जो वेट लगेगा वो m-m' इंटू जी। अब यहाँ पे करते हैं, इस फोर्स को कौन इक्विलिब्रियम करेगा? ये। सो Fm इज इक्वल टू F/K, T साइन थीटा, हियर m-m' इंटू जी, T कोस थीटा। अगर इन दोनों का रेशियो ले ले तो tan थीटा इज इक्वल टू Fm अपॉन m-m' इंटू जी। अगर हमें Fm नहीं लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं? F/K m-m' इंटू जी। अगर हम ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को कंपेयर कर दे
तो हमें कुछ मिल सकता है। इक्वेशन नंबर दिस एंड इक्वेशन नंबर दिस। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो तो मैं फिगर निकाल दूं। ये भी दो इक्वेशन ही रखता हूं, इन दोनों को कंपेयर कर दिया जाए तो हम लिख सकते हैं F अपॉन एम जी इज इक्वल टू F अपॉन के M माइनस एम डैश इंटू जी। यहां से F G कट कंप्लीट। यहां से मैं लिख सकता हूं मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। अगर मुझे मास लिखना हो तो मैं लिख दूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यहाँ पे 1/k। यहाँ पर भी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एम डैश दैट इज द बोयान फोर्स ड्यू टू लिक्विड। और लिक्विड यहाँ पे कौन है? केरोसिन। केरोसिन की डेंसिटी हम ले लेते हैं सिग्मा V। यहां से रो V के, यहां से कॉमन V से V कट गया क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होता, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, ये दोनों क्लीन कर देता हूं। अभी मुझे फाइंड करनी है डेंसिटी कंप्लीट। ये सिग्मा वो तो दी गई है 800, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। रो इज इक्वल टू के, यहां से रो माइनस सिग्मा, के यहां से मैं लिख सकता हूं 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। रो की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, तो ऐसे नहीं करता, ब्रैकेट ओपन कर देता हूं। रो के रो माइनस के सिग्मा, के सिग्मा को सब्जेक्ट बना देता हूं। यहां पे रो के रो माइनस रो के सिग्मा, यहां से रो कॉमन के -1। डेंसिटी फाइंड करनी है, इसे सब्जेक्ट बनाएंगे के सिग्मा अपॉन के -1। आप ये शॉर्टकट भी याद रख सकते हो अगर JEE नीट में ये पूछा जाए तो। ठीक है, बस वैल्यू पुट करनी है। के की वैल्यू है 2, सिग्मा की वैल्यू है 800, के की वैल्यू है 2 -1, सो 2 इंटू 800 1600 अपॉन 1 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, इस तरह से सम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक सम मैं आपको होमवर्क में देता हूं। सेम क्वेश्चन, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू में कर देता हूं 3, और यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू में कर देता हूं 1350, नहीं 1350, डेंसिटी की वैल्यू में कर देता हूं 900। ठीक है, अब इसका आंसर मुझे आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, सो आज हमने पढ़ा परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, देन आफ्टर रिलेशन बिटवीन द permittivity and relative permittivity, mediums permittivity, vacuums permittivity, what happens when two charges are kept in air, when same charge kept in a medium, then force में क्या relation हो जाएगा वो हमने पढ़ा। then after superposition principle complete, और इसके बाद ये sum। तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके भी गिन सकते हो, लेकिन कई बार ये स्टेप भी करने चाहिए क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंज आता है या नहीं। ठीक है, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।